गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप जानते हैं, विषम सेमेस्टर की परीक्षाएं आपकी प्रारंभ होने वाली हैं। बहुत कम समय बचा है, त्यौहार भी है। तो इसमें आपका बीटी यूपी के अंतर्गत जो फर्स्ट ईयर के प्रथम सेमेस्टर में आपका एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, वो अप्लाइड केमिस्ट्री या अनुप्रयुक्त रसायन है। ये बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, और चूंकि फर्स्ट सेमेस्टर में पहली बार नए बच्चे आते हैं तो उनको कहीं ना कहीं ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ने में और लिखने में कठिनाई कहीं ना कहीं महसूस होती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले जो बीटी यूपी के पुराने पेपर्स थे प्रीवियस ईयर्स के, उनका एनालिसिस किया गया है। जो सिलेबस था एनएसक्यूएफ का, उसके आधार पर 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये श्रृंखला तैयार की गई है। तो उम्मीद करते हैं कि यदि आपने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली होगी तो ये 20 प्रश्न जरूर देखिए। इनमें से कोई ऐसा प्रश्न तो नहीं जो आपने छोड़ दिया हो, पढ़ा ना हो। और यदि आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, किसी वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, तो समय बच्चों कम है। ये 20 के 20 प्रश्नों को गंभीरता के साथ बहुत शॉर्ट में आपको तैयार कर लेना है, डायग्राम के सहित, या जो भी उनकी परिभाषाएं हैं, जो की पॉइंट्स हैं, उनके आधार पर उनको तैयार कर लेना है। तो ये विषय सभी ब्रांच में आपका कॉमन विषय है। तो ये 20 क्वेश्चंस की सीरीज, आइए हम शुरुआत करते हैं। कौन कौन से ऐसे विषय हैं, जो टॉपिक्स हैं जो आपकी परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं, और ये बात आप मान लीजिए। अब ये जो प्रश्न है ये 1 नंबर का आ सकता है, 2 नंबर का पूछा जा सकता है, या फिर 4 या 5 नंबर का भी आपका पूछा जा सकता है। तो उस से सीरीज में आइए पहला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन है, इनके खोजकर्ता, इन पर आवेश कौन कौन सा होता है और इनका द्रव्यमान कितना होता है। ये कई बार 1 नंबर या 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। दूसरा आपका प्रश्न है, बोहर का जो सिद्धांत है उसकी अवधारणाएं क्या हैं, और जो बोहर का परमाणु मॉडल होता है उसकी कमियां क्या थीं, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है चित्र बना करके। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण है, समस्थानिक और समभारिक क्या होते हैं, इसकी परिभाषा लिखने के लिए, या फिर सिंपल किसी और तरीके से 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है, और इस बार भी पूरी उम्मीद है कि आएगा जरूर। अगला है चौथा प्रश्न आपका, ऑफ बाउ का नियम, पाउली का अपवर्जन सिद्धांत और हुंड का नियम। ये तीनों बिल्कुल लगातार एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तीनों आपको बिल्कुल याद करके उसको तैयार कर लेना है, अच्छे तरीके से लिख लिख कर उसको सीख लेना है। अगला 5वां है, संकरण को परिभाषित करिए। BeCl2, BF3, CH4, NH3, H2O में संकरण कौन सा होता है, इसको आपको समझाना है। संकरण को अंग्रेजी में कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो इसकी परिभाषा और ये कुछ मुख्य आपको जो बता दिए हैं, इनके आपको हाइब्रिडाइजेशन को या संकरण को समझाना है। अगला है आपका छठा प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन गैस जो सी मॉडल होता है उसको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। तो इलेक्ट्रॉन गैस सी मॉडल जो होता है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। 7वां जो प्रश्न है वो ईंधन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। हमेशा प्रश्न 1 नंबर में पूछ लिया जाए, 2 नंबर में, या हो सकता है 4 या 5 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। ईंधन की परिभाषा दीजिए, ईंधन का वर्गीकरण करिए, और जो आदर्श ईंधन के अभिलक्षण या गुण होते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो कौन से होते हैं उसको बताइए। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। और इसके साथ साथ में हो सकता है ये भी पूछ लिया जाए, ईंधन में जैसे कोयला आता है तो कोयला कितने प्रकार का होता है, यानी टाइप्स ऑफ कोल भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला है, बम कैलोरीमीटर का वर्णन करिए। तो बम कैलोरीमीटर में इस तरीके की जो भी प्रश्न होते हैं, यदि आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो सिंपल सा डायग्राम, कैसे क्या होता है, थर्मोमीटर कैसे लगा होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनका नामकरण, और बस उसको परीक्षा में चित्र बनाकर एक्सप्लेन करने की जो कला है वो सीख लेना है। इसको किसी भी तरह से छोड़ना नहीं है। अगला, ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर किसी न किसी रूप में आता ही आता है, चाहे 1 या 2 नंबर में पूछा जाए, चाहे आपसे संक्षिप्त टिप्पणी या फिर किसी अन्य रूप में पूछ लिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ऑक्टेन नंबर, सीटेन नंबर पूरे उदाहरण सहित आपको इसको समझना है। इनके आपको जो डायग्राम यदि कोई बन सकता है तो उसको भी आपको जरूर बना लेना है। तो ये 9वां प्रश्न हो गया। 10वें प्रश्न में आपको हम देख लेते हैं, निम्न गैसीय ईंधन का रासायनिक संगठन बताना है, यानी कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन जिसको हम कहते हैं वो बताना है, और इनका ऊष्मीय मान बताना है। कौन कौन से, जैसे CNG हो गया, LPG हो गया, प्रोड्यूसर गैस हो गया, वाटर गैस हो गया, बायोगैस हो गया, इनके बारे में जरूर पूछ लिया जाता है किसी न किसी रूप में। तो कौन कौन से बच्चों, CNG, LPG, प्रोड्यूसर गैस और वाटर गैस और बायोगैस, इनके रासायनिक या केमिकल कंपोजिशन और इनका ऊष्मीय मान आपको जरूर याद करके जाना है।
अगला स्नेहक, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं लुब्रिकेंट्स के नाम से जानते हैं, उनको परिभाषित करिए, क्या होते हैं, अच्छे स्नेहक के गुण क्या होते हैं, स्नेहक कितने प्रकार के होते हैं, लुब्रिकेंट्स, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसमें से एक ना एक प्रश्न किसी न किसी रूप में जरूर पूछा जाता है। अगला 12वां प्रश्न है, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को आ सकती है आपको, जैसे कर्तन तरल, कर्तन तेल नहीं कहते हैं, कर्तन तरल कहते हैं, अंग्रेजी में इनको बोलते हैं कटिंग फ्लूइड्स। संश्लेषित स्नेहक यानी इसको कहते हैं सिंथेटिक लुब्रिकेंट्स होते हैं, वो क्या होते हैं, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए या 1 या 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कर्तन तरल बिल्कुल सरल है, संश्लेषित स्नेहक क्या होते हैं ये भी बिल्कुल आसान है, पढ़ करके जरूर जाइए। मृदु जल तथा कठोर जल क्या होता है, कठोरता कितने प्रकार की होती है, तो इसकी इस तरीके के प्रश्न हैं। कारण क्या होता है, कठोरता की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है, किसी न किसी रूप में आता ही आता है। प्रत्येक आप कोई भी वर्ष का आप प्रश्न पत्र उठा करके देख लीजिए, जरूर पूछा जाएगा। मृदु यानी सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है, ये जो कठोर जल जो होती है, जल की कठोरता वो किसके कारण होती है ये भी पूछ लिया जाता है। स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता किनके कारण होती है, कितने प्रकार की कठोरता होती है, उसके कारण क्या होते हैं, और कठोरता की इकाई, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है, पढ़कर ही इसको आपको जाना है। तो आइए अगला हम देख लेते हैं क्या है। 14वां प्रश्न आप देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाएगा किसी ने, चाहे 1 नंबर का पूछ लें, चाहे 2 नंबर का, या फिर किसी क्वेश्चन के साथ क्लब करते हुए बड़े वाले क्वेश्चन के साथ पूछ लिया जाए। बीओडी सीओडी बहुत इंपॉर्टेंट है, बीओडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, इसके साथ साथ में ईडीटीए आपने बहुत प्रैक्टिकल भी किया होगा, नाम सुना है, तो उसका पूरा नाम ईडीटीए का आपको लिखना आना चाहिए। बच्चों को बहुत कठिन लगता है, नहीं लिख पाते हैं, केमिस्ट्री की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को जो समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि इनके जो केमिकल फार्मूले होते हैं, नाम होते हैं, बड़े कठिन होते हैं, तो उनको बड़ा समस्याएं होती हैं। इसका तो ईडीटीए का पूरा नाम, फुल फॉर्म लिखिए पूरा स्पेलिंग सहित, रासायनिक सूत्र उसका क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, लिखना आना चाहिए। अगला 15वां है, जल को मृदु बनाने की विधियां, यानी अगर कोई कठोर जल है तो उसको हम मृदु कैसे बना सकते हैं, इसकी 2 महत्वपूर्ण विधियां होती हैं। इसको जियोलाइट या परम्यूटेड विधि एक तो होती है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, विद डायग्राम आपको उसको बना करके एक्सप्लेन करना है। यदि डायग्राम सीख लिया तो आप उसको नकल करके आसानी से आप अपने भाषा में लिख सकते हैं। दूसरा आयन विनिमय रेजिन विधि जो होती है उसके बारे में, तो ये तो अलग से पूछ लिया जाए, हो सकता है जियोलाइट या परम्यूटेड विधि का सचित्र वर्णन करिए, या आयन विनिमय रेजिन विधि का संक्षिप्त वर्णन करिए, पूछ लिया जाए जल को मृदु बनाने की विधियां कौन कौन सी हैं, किसी एक विधि का वर्णन करिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। अगला आप देखिए 16वां प्रश्न है, गैल्वेनिक सेल, लवण सेतु तथा इसका कार क्या है, लवण सेतु उसका कार, और जो नष्ट इक्वेशन होती है, समीकरण होता है, उसको परिभाषित कीजिए। क्या होता है ये नष्ट इक्वेशन या नष्ट समीकरण क्या होता है, इसको भी आपको समझाना है। ये आपको बहुतायत से पूछा जाता है, तो ये पूछा जाए तो आप उसके बारे में एक्सप्लेन कर सकें, इतना आपको सक्षम होना चाहिए। अगला 17वां है, संचारण क्या होता है, संचारण को परिभाषित करिए, यानी करोजन जिसको हम कहते हैं। संचारण के सिद्धांत कौन कौन से हैं उनका वर्णन करिए। तो ये सारे जो रूल होते हैं, जैसे संचारण के जो सिद्धांत होते हैं, जैसे पाइलिंग बेडवर्थ रूल हो गया, वेट करोजन हो गया, तो ये क्या होता है, ड्राई करोजन किसको कहते हैं, पाइलिंग बेडवर्थ रूल जो होता है, जो ड्राई करोजन हम जिसको हम कहते हैं, और दूसरा होता है वेट करोजन, तो वो क्या होता है, ये सब आपको सिद्धांत पता होना चाहिए। अलग से भी हो सकता है, इसी में से पूछ लें। आपको पूरा प्रश्न आप तैयार रखेंगे तो चाहे 1 नंबर का पूछें, चाहे 2 नंबर का, चाहे पूरा, आप उसको हर तरह से लिख पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये संचारण का जरूर बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना जरूर है। इसका अगर केमिकल फार्मूला होता हो कुछ तो उसको जरूर याद रख लीजिए, क्योंकि वो भी कई बार 1 या 2 नंबर में बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल प्रश्न पूछा जा सकता है। अब 18वां है आपका, संचारण नियंत्रण कैसे करते हैं, निष्क्रियता तथा गैल्वेनिक श्रेणी समझाइए, इसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए। तो संचारण नियंत्रण, निष्क्रियता तथा गैल्वेनिक श्रेणी को समझाने का आपको पूरा प्रैक्टिस कर लेना है। अगला जो 19वां प्रश्न है, एक तो ये बहुलक पॉलीमर क्या होता है, मोनोमर क्या होता है, उसको परिभाषित करिए।
बहुलीकरण की कोटि समझाइए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी से रिलेटेड मिलता जुलता है थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक जो दो प्लास्टिक होती हैं, इनको आपको समानता तुलना करने के लिए आ सकता है, इनमें अंतर पूछा जा सकता है, या फिर अलग अलग दोनों को पूछा जा सकता है कि थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को समझाइए। इसके साथ साथ इसी जो चैप्टर में आपका जो बहुत महत्वपूर्ण पीवीसी के जैसे पाइप बनते हैं, पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इनके उपयोग क्या होते हैं, और टेफ्लॉन का क्या गुण होते हैं, क्या उपयोग होते हैं, क्या होता है टेफ्लॉन, नायलॉन 66 क्या होता है, बेकेलाइट क्या होता है, इसका क्या यूज़ किया उपयोग किया जाता है। तो पीवीसी, टेफ्लॉन, नायलॉन 66 और बेकेलाइट ये आपको ज़रूर पढ़ करके जाना है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई प्रश्न आपसे ज़रूर पूछ लिया जाएगा। ये बात आप मन में गांठ बांध लीजिए, हमेशा पूछा जाता है। इस बार भी आपसे कुछ ना कुछ, ये बहुलक वाला जो चैप्टर है इससे कुछ ना कुछ आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, और यही चीज़ें हैं जो पूछी जाती हैं। जो 20वां प्रश्न है उसके बारे में मैं आपसे बता दूं, आईयूपीएसी नामकरण या नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी जो होता है, ये इसमें कोई उदाहरण अभी मैंने नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसमें पूरा का पूरा आप उदाहरण उठा करके देखिए प्रश्न पत्र पिछले। तो 5 नंबर का एक लास्ट में प्रश्न होगा, उसमें 5-6 दे दिए जाएंगे और कह देंगे इनमें से कोई इतने पर आप इनके पूरा आईयूपीएसी नामकरण करिए। और शुरू में 1 या 2 नंबर में भी 1-2 एग्जाम्पल शायद दे दिया जाएगा, कहेंगे इसका आईयूपीएसी नाम बताइए। तो इस तरीके का प्रश्न आईयूपीएसी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको करना क्या है, जो 15 से 20 लगभग इस तरीके की जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं उनको अच्छे से समझ करके याद कर लेना है, ताकि उससे संबंधित कोई भी पूछा जाए, और आता उन्हीं में से है, 15-20 निश्चित हैं, उन्हीं में से बार बार पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में पूरे के पूरे रख दिए जाएंगे, कहेंगे इनका ये नामकरण करिए, आईयूपीएसी नाम बताइए। तो ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये 15-20 जो आईयूपीएसी नामकरण है, मैं इसको फिर से वीडियो अपलोड कर दूंगा एग्ज़ाम के 1 दिन पहले, तो आप इतना सारा तैयार करके रखिए। तो एक बार जल्दी से आईयूपीएसी नाम जरूर देख लीजिएगा, ताकि आप परीक्षा में जा करके लिख सकें। तो बच्चों एक मैं महत्वपूर्ण बात आपको फिर से बता दे रहा हूँ, पहले भी मैं बच्चों को बताता हूँ कि कोई भी चीज़ है आप लिख लिख करके सीखिए, चाहे आपको जितने अच्छे से याद हो गई हो, आती हो, अगर आप लिखने की आदत नहीं डालेंगे तो परीक्षा में जब आप लिखने पर बैठेंगे पेन लेकर के, तो पेन आपका चलेगा नहीं, दिमाग आपका काम करेगा नहीं। लेकिन ये सारी चीज़ों की प्रैक्टिस, चाहे डायग्राम हो, चाहे परिभाषाएं हो, या कुछ भी जो महत्वपूर्ण बिंदु फुल फॉर्म हो, ये सूत्र हो, समीकरण हो, ये सारे अगर आप लिख करके सीखे रहेंगे तो परीक्षा में आपका दिमाग और पेन अपने आप, हाथ आपका चलता चला जाएगा कॉपी में, ना सोचने की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी तरह का आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन उत्पन्न होगा। तो बच्चों मेरी बात आप फिर मान लीजिए, जो भी चैनल से जुड़े हुए बच्चे हैं, चैनल से नहीं भी जुड़े हैं, यदि आप मेरी बात को सुन रहे हो तो मेरा आपसे यही कहना है, समय बहुत आपके पास कम है, इसी कम समय में आपको सदुपयोग इसका करते हुए लिख लिख करके इन सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करना है, उनको सीख लेना है। जब आप इतनी सारी चीज़ें प्रश्न सिलेबस के हिसाब से सीख करके जाएंगे तो आप ये 100% मान लीजिए कि ना सिर्फ आप अच्छे नंबरों से पास होंगे, बल्कि आपके 50 में से हो सकता है आपका नाम एक टॉपर्स की श्रेणी में भी आ जाए। तो बच्चों इस वीडियो को सिर्फ अपने तक मत रखिए, कोई ऐसा बच्चा हो जो सोशल मीडिया का प्रयोग कम करता हो या एग्ज़ाम या किसी अन्य कारणों से नहीं देखता हो, उसको भी बताइए कि अगर आपने तैयारी कर भी ली है तो भी एक बार वीडियो देख लीजिए, कोई टॉपिक छूट तो नहीं गया है। इससे ज़्यादा अगर आप कुछ और सीख सकते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, आपके हित में है, आगे भी कहीं ना कहीं काम आएगा। लेकिन इतना तो आपको सीखना ही सीखना है, इसमें से कोई भी प्रश्न आपको छोड़ करके नहीं जाना है। और बच्चों में उपयोगी जानकारी परीक्षा की ठीक 1 दिन पहले फिर वीडियोस जरूर जुड़े रहिए, 10 मिनट का समय निकालिए, दिन भर आप पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, 10 मिनट में ये भी आपके पढ़ाई का हिस्सा है। अगर कोई बात आपको महत्वपूर्ण बता रहे हैं तो उसको ज़रूर ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, ये भी एक आपका जो सकारात्मक दृष्टिकोण है या पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको आपको दर्शाता है। तो बच्चों ये था महत्वपूर्ण वीडियो, इसको बिना स्किप किए हुए पूरे वीडियो को जरूर एक बार देखिए, इसको सुनिए और अपनी पढ़ाई जल्दी से, आज केमिस्ट्री आपका फिनिश हो जाएगा तो कल मैं फिजिक्स के भी इसी तरह के 20 क्वेश्चंस का एक सेट आपको दे दूंगा, ताकि उनमें से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूटने ना पाए, वो पूरे प्रश्न आप तैयार करके जाएं। तो बच्चों आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर एक नए उपयोगी वीडियो के साथ आपसे कल ही मिलता हूँ। हमको बराबर बहुत तेज़ी से प्रयास करना है, पढ़ाई बहुत मेहनत से करनी है, और मैं साथ साथ आपको तैयारी कराऊंगा पूरे
पूरा मेहनत कराऊंगा। और अदिति मैडम को मैं थैंक्स बोलूँगा कि उन्होंने इतनी मेहनत से आपके लिए इस तरीके के प्रश्न इंपॉर्टेंट छाँटे आपके लिए लेकर आई, ताकि बच्चे अच्छे नंबरों से इसमें पास हो सकें। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी अपडेट आपको मिले समय पर आपको पहुंचे तो बेल आइकन को आप प्रेस कर लीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।